हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी है, क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर हमें एक स्टोरी दी हुई है जो मम्बा के बारे में है, जो तांजानिया में अफ्रीका में रहती है, और पीटर के बारे में है जो न्यूजीलैंड में रहता है। हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तांजानिया अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. तो जो मम्बा है वो तांजानिया अफ्रीका में रहती है और उसको बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है। पानी फेच मतलब कि उसको पानी लेने जाने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है और उसको काफ़ी ज़्यादा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता जो है चल के जाना पड़ता है। और वो काफ़ी देर बाद घर आती है पानी फेच करके। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। फिर वो अपनी मम्मी को उनके काम में, घर के काम में हेल्प करती है और अपने ब्रदर्स की भी हेल्प करती है गोड्स की जो है केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। ऑल हर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उसकी जो फैमिली है वो सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ही था उनके पास, इसके पास उनकी स्मॉल हट, जो जिस हट में वो रहते थे उसके पास। और उसी के ऊपर जो थे, उसके जो पापा थे वो कुछ मेज़ और बीन्स को उगाते थे और उनकी फार्मिंग करते थे। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये इतना इनफ नहीं था कि उनकी फैमिली पूरा साल अच्छे से खा सके और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। अब पीटर की स्टोरी है जो मम्बा की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जो पीटर है वो हार्ट ऑफ शीप रेयरिंग रीजन में रहता है, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर उसकी जो फैमिली है वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। जब भी पीटर स्कूल से रोज़ आता है वो देखता है कि उसके अंकल जो हैं वो उनकी शीप्स की देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। और जो उनका जो शीप यार्ड है वो एक वाइड ग्रासी, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, उस वहाँ पर उनका वो यार्ड जो है सिचुएटेड है। वहाँ पर उनका यार्ड है जहाँ पर उनकी शीप्स रहती हैं। और उसके थोड़ी ही आगे फार डिस्टेंस पे जो है एक हिल्स भी हैं वहाँ पे। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उनका ये सारा काम एक साइंटिफिक वे से, जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ही उनका जो है ये सारा काम होता है, उसी के द्वारा ही अपना सारा काम मैनेज करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की फैमिली भी जो है वेजिटेबल ग्रो करती है, किसके थ्रू, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि वो एक ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है जिसके अंदर जो है हम लोग मैन्योर का यूज़ करते हैं और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम कोई भी केमिकल चीज़ें नहीं मिलाते हैं, उसके अंदर हम एकदम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्योर हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। ये होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइफ। जो मम्बा और पीटर हैं वो दोनों ही वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ जीते हैं, क्योंकि पीटर की फैमिली न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपनी फार्मिंग और अपना जो है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। उसी तरफ मम्बा की जो फैमिली है उनके पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का जिस पे वो फार्मिंग करते हैं। The difference is because of the difference in the quality land, soil, water, natural vegetation, animals and uses of technology. वही मैंने जो आपको भी बताया कि उनकी हर चीज़ का डिफरेंट है, जैसे कि क्वालिटी लैंड की क्वालिटी में डिफरेंट है, सॉइल की, वाटर, जो उनकी वहाँ की वेजिटेशन है, और एनिमल में, और जो भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। एबिलिटी है इन रिसोर्सेज की, इसी वजह से, जो रिसोर्सेज की एबिलिटी है, रिसोर्सेज की वजह से, जो ये ही एक मेन रीज़न है जिससे उनकी जो है एक दूसरे से लाइफ एक दूसरे से डिफ़र करती है।
और जो प्लेसेस हैं वो भी डिफ़र करती हैं। सो अब हम पढ़ते हैं अपने आगे लैंड के बारे में। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि लैंड पे ही हम अपना घर बना के उसमें ही रहते हैं। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिचुअल। तो हमारा जो लैंड का एरिया है वो हमारी अर्थ पे कितना परसेंट टोटल कवर करता है, 30%। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिचुअल। और जो लैंड है हमारी अर्थ पे उसमें भी कुछ परसेंट जो है आप वहाँ पर हम नहीं रह सकते, इसलिए वो जो है हैबिचुअल नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। और जो uneven distribution है हमारी population का, जैसे कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, हम plains पे भी रहते हैं, mountains पे भी रहते हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे land और climate में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइनिंग एरिया सब्टेक्टेबल टू वाटर, लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेयरली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। और जो है ये जो सारे एरिया हैं, माउंटेन्स हो गए, लो लाइनिंग एरियाज़ हो गए, डेजर्ट एरिया हो गए, थिक फॉरेस्ट जहाँ पे घने जंगलों वाले एरिया हो गए, वो जो है नॉर्मली स्पेयरली नहीं है और वो ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड भी नहीं है और वो अनहेबिटेड है इसी वजह से। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज़ ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और जो प्लेन है और जहाँ पे रिवर वैली है वो क्या करता है, हमें एक सुटेबल लैंड प्रोवाइड करता है ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें। वो एकदम हमें प्रॉपर लैंड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर और ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन और जो है रिवर वाले एरिया के साइड पे ही हम एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उस पर ही जो है हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उग सकते हैं। Hence these are the densely populated areas of the world। इसलिए जो है वो घने जो है पॉपुलेटेड एरिया है हमारे वर्ल्ड के। अब हम पढ़ते हैं डू यू नो। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। अब जो 90% है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वो क्या मतलब वो क्या ऑक्यूपाई करती है, सिर्फ 30% ही जो है लैंड एरिया उसे मिलता है। The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited। और जो बाकी का जो 70% हमारा लैंड रह जाता है वो बहुत ज़्यादा अनहेबिटेड है, रहने के लिए सही नहीं है, और स्पेरली पॉपुलेटेड है जहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउस को बिल्ड करने के लिए, रोड्स को, और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। ओके, सो जो है लैंड किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होता है, अपनी माइनिंग के लिए यूज़ हो जाता है, और घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और किन चीज़ों को सेटअप करने के लिए, किन चीज़ों को वहाँ पे मतलब बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए, वो क्या, इंडस्ट्रीज़ को। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, लैंड यूज़। अब हम लैंड पे इतना सब कुछ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं चीज़ें, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड यूज़, लैंड को यूज़ करना। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट फेज इन विच मम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। सो भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको लिस्ट आउट करना है डिफरेंट वेज, डिफरेंट अलग अलग तरीके जिससे मम्बा और पीटर की फैमिली लैंड को यूज़ कर रहे थे। सो ये आपका अपना होमवर्क है, सो आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है, ऊपर के पैराग्राफ में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा ईजीली। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, mineral and ability of water। और जो लैंड का यूज़ है वो अलग अलग फिजिकल फैक्टर से डिफ़र करता है, जैसे कि हो गया हमारी सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, मौसम, मिनरल हो गए, और कितनी वाटर की एबिलिटी है, कितना पानी है, और टोपोग्राफी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज population and
टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। और ह्यूमन के जो फैक्टर है, मतलब जो हम लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दो फैक्टर्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न के। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। और लैंड को भी हम दो अलग अलग उसके अंदर बांट सकते हैं। किसके अंदर? एक तो प्राइवेट लैंड के अंडर और एक तो कम्युनिटी लैंड के अंडर। हम उन्हें जो है बेसिस पे ओनरशिप की अलग अलग डिफर कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। सो जो प्राइवेट लैंड है वो एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान का होता है, वो उसका अपना प्राइवेट होता है, एक इंसान का होता है, वो उसी का होता है और किसी का उस पर कोई अधिकार हक नहीं होता है। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का, वो सबका होता है, जिस पे हम जो है अपने कॉमन यूज़ को कर सकते हैं, जैसे कि फोडर की कलेक्शन, फ्रूट्स और नट्स की जो है, और मेडिकल हर्ब्स की भी। और दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। और इन कम्युनिटी लैंड को हम क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब जो लोग हैं, जितने लोग हैं, उसी के हिसाब से उनकी जो है डिमांड, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। और जो लैंड की एबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम है वो। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि प्लेस टू प्लेस डिफ़र करेगी। हर जगह के हिसाब से, उसकी क्लाइमेट के हिसाब से जो है लैंड की क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। अब जो people हैं उन्होंने क्या स्टार्ट करा करना? कॉमन लैंड के ऊपर उन्होंने अपनी कमर्शियल चीज़ें एरियाज़ पे जो हैं उन्होंने बिल्ड करनी स्टार्ट करी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को। कहाँ पर? अर्बन एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर जो शहर वाले, जिनको हम कहते हैं एरियाज़। एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज़। और उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को भी, जहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, उसको भी उन्होंने बढ़ाया, उस लैंड को। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, जो थोड़े विलेज वाले एरिया में आ जाता है। टुडे the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society। आज जो हमारा, जो हम जिस हिसाब से अपना लैंड को यूज़ कर रहे हैं, जिस जिस पैटर्न से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो किस पे प्रभाव डालता है, किस पे वो करता है, वो हमारे कल्चरल चेंजेस की, सोसाइटी के। ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन सोसाइटी, उस पर भी वो इफ़ेक्ट करता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। और जो है लैंड डिग्रेडेशन जो होती है, जैसे कि जो हो गया लैंडस्लाइड, मतलब कि जो ज़मीन अपनी जगह से खिसक जाती है। और सॉइल इरोजन जो होता है, वो मिट्टी का बहाव होना। और डेजर्टिफिकेशन, ये जो है सारी मेजर थ्रेट्स, मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी इन्वायरमेंट की। किस वजह से? दो वजह से वो हो रही हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन, जो हम आजकल बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप्स करते हैं, उन एक्टिविटीज़ की वजह से, और हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की भी वजह से। सो यहाँ पे एक अच्छा सा जो है हमें एक डायग्राम टाइप दे रखा है, जिसमें हमें लिखा हुआ है चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। सो टाइम के साथ साथ लैंड का यूज़ करते हुए किस तरह से हमारे उसमें लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आ गया। सो आप इसको देख सकते हो, कैसे पहले हमारा इतनी कम जो है घर बने हुए थे, और फिर आप देख सकते हो कि अपनी जो लास्ट पिक्चर है उसके अंदर पूरी एक बिल्डिंग्स हो गई हैं, ट्रैफिक्स हो गया है इतने सारा। सो आप इसको देख सकते हो। और अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest, cover and arable land। So जो हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, और उनकी फिर डिमांड्स भी उतनी ही बढ़ रही हैं, उसने क्या लेड करा है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। लैंड की जो है
जो है ज़मीन कम होती जा रही है, फॉरेस्ट भी डिडक्ट होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और हमें इस बात का भी डर है कि जो है हमारी जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी इनके साथ खोए चले जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए जो है आज जो रेट है, जो हमारा फॉरेस्ट और लैंड हटते जा रहे हैं, उनकी भी जो हमें एक परसेंटेज है चेक करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड use of chemical pesticides and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. So afforestation मतलब पेड़ों को उगाना, और डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। सो एफॉरेस्टेशन का मतलब है और पेड़ों को उगाना और लैंड रिक्लेमेशन करना और अपना जो है रेगुलेट करना केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स को, और जो है ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा जो बहुत ज़्यादा होती है। और तो ये जो सारे, और जो है हमें एनिमल्स के द्वारा हुई जा रही ओवर ग्रेजिंग को भी चेक करना चाहिए, और यही कुछ मेथड है जिससे हम जो है अपना लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की जो हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करती है, उसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। और ये किस चीज़ से लिंक होती है? लैंड से लिंक्ड होती है। लैंड के ऊपर बहुत सारी सॉइल होती है इसीलिए। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। और जो लैंड फॉर्म्स हैं अलग अलग, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या बताते हैं किस टाइप की वो सॉइल है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। और सॉइल किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर हो गए, और मिनरल से, और वेदर्ड रॉक जो होती हैं उससे जो है हमारी सारी जो भी अर्थ पे मिलती है उससे हमारी सॉइल बनाई जाती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये किससे के प्रोसेस से हैपन होता है? वेदरिंग के प्रोसेस से। और अब वेदरिंग का मीनिंग भी हम इस ग्लॉसरी में देखते हैं। द ब्रेकिंग अप and decay of the composed rocks by temperature changes, forest action, plants and animals and human activity। वेदरिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ें ब्रेक और डिके मतलब कि जो मिल जाती हैं सारी सॉइल में, जैसे कि रॉक हो गया और टेम्परेचर के चेंजेस से, और फ्रोस्ट हो गई, और डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और सही से जो मिश्रण होता है, राइट मिक्स होता है मिनरल का और जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैन्योर, डेड प्लांट्स और डिकेप एनिमल्स वगैरह का, वो ही जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड करता है। और जो अब हमारा यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बारे में भी आ रखा है। सो जो हमारा ये वाला पूरा एक बॉक्स है, पैराग्राफ है, इसे जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूँगी, लेकिन उससे पहले हम जो है सॉइल को कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो होती है, ये जो होती है हमारी टॉप सॉइल होती है, और जो फिर ये, और जो ये होती है ये हमारी सब सॉइल होती है। ये देखिए ये सब सॉइल है, ये हमारी टॉप सॉइल है। ये येलो येलो जो है ये हमारी वेदर्ड और रॉक मटेरियल से होती है, और जो पत्थर वाली है वो हमारी पेरेंट रॉक होती है। सो इसके हिसाब से ही जो है हमारी सॉइल डिवाइड होती है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The major factors of soil formation are nature of parent rock and climatic factor। जो soil formation के जो जो मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब हमारा क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
और अदर फैक्टर्स क्या होता है, टोपोग्राफी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, खाद, मैन्योर वगैरह, और टाइम कितना लगता है कॉम्पोजिशन का, मतलब सॉइल का फॉर्म होने में, बनने में। ऑल दिस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह के उस हिसाब से वो डिफ़र करता है। अब जो है सॉइल है उसमें क्या है, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन कलर करती है, टेक्सचर करती है, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट और प्रेमेबिलिटी। वो डिटरमाइन क्या बताती है, कलर बताती है, कैसा टेक्सचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिनरल क्या है, उसके अंदर कंटेंट, प्रेमेबिलिटी क्या है। रिलीफ क्या होता है, एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक एल्टीट्यूड होता है, स्लोप, और डिटरमाइन क्या करता है, क्या बताता है वो, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फोना अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, और जो प्लांट्स वगैरह हो गए वो क्या करते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं, ह्यूमस की फॉर्मेशन के। टाइम क्या डिटरमाइन करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और जो टाइम है वो यही बताता है कि सॉइल की जो थिकनेस है वो कितनी है। और क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, और क्लाइमेट डिटरमाइन क्या करता है, टेम्परेचर और रेन का जो रेट होता है, वेदरिंग का, और जो ह्यूमस जो फॉर्मेशन होती है वो सारा हमें इस क्लाइमेट के अंदर बताया जाता है। सो यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। और मेरा अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये वाला टॉपिक बताऊंगी, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं पूरा ये वाला टॉपिक क्लियर करूंगी, लैंडस्लाइड्स। हम ये पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स, और उसके बाद ही हम यहाँ आगे से पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।